Hello students, I am CA Mohit Arora this side, and from today onwards we are going to start preparing the first paper of CA Foundation examination, Principles and Practices of Accounting। बच्चों, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि आज से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कराया, और साथ ही साथ ये विश भी करूँगा कि आपके सीए बनने का ड्रीम बहुत जल्दी फुलफिल हो, ताकि आप अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा पाएँ, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील करा पाएँ, और साथ ही साथ इस इकोनॉमी और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी कर पाएँ। तो चलिए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, जिसको हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, इनफैक्ट बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट ही इसीलिए करते हैं कि उनको सीए कोर्स करना होता है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम ही यही होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमने ये सब्जेक्ट पहले भी पढ़ रखा है, अकाउंटिंग 11th और 12th में भी है। दैट्स वाई हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई ये वाला अकाउंटिंग पुराने वाले अकाउंटिंग से किस तरह अलग है, क्योंकि ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है सीए फाउंडेशन का, जिससे हमें सीए के मेन कोर्स में एडमिशन मिलेगा ऐसे करके। तो क्या 11th-12th वाला ही सिलेबस होगा, या यहाँ पर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होगा, अप्रोच कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी? तो वो बहुत सारे डाउट्स जब हमारे दिमाग में होते हैं, तो आज के वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इस पेपर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और साथ ही साथ अपनी अप्रोच भी डिस्कस करूंगा कि हम इस पेपर में किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज का वीडियो एक इंफॉर्मेटरी वीडियो है कि आप यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको दी जाएगी। यहाँ आज के पेपर में, आज के वीडियो में हम फॉर्मली पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी कि आईसीआई के हिसाब से हमारे फर्स्ट पेपर में क्या क्या इंक्लूडेड है। एज पर आईसीआई इसे कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो एज वी नो के सीए फाउंडेशन एग्जाम का फर्स्ट पेपर है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव आंसर टाइप पेपर है। एज वी नो कि हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, कोर्स में 4 पेपर इंक्लूडेड हैं। हमें 4 पेपर्स टोटल देने होंगे, उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे और 2 सब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे। तो जो 2 सब्जेक्टिव आंसर टाइप पेपर हैं, उनमें से पहला पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पर आपको अपने आंसर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने होंगे, आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर कंप्लीट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप है। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीट सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि 4 पेपरों में जिनका टेस्ट लिया जाता है, और ये अकेला ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, यानी कि अकाउंटिंग। तो होल पेपर इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द अकाउंटिंग सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो एज पर आईसीएआई क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके इस पेपर के, इस एग्जाम को लेने के, और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पेपर को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट किस किस चीजों में कैपेबल हो जाना चाहिए, ताकि वो आगे के कोर्स के लिए तैयार हो सके। तो एज पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, के बेसिक जो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसकी समझ आए। यानी कि हमें उन चीजों को सिर्फ याद नहीं करना, उन चीजों को सिर्फ रटना नहीं है, उन चीजों की समझ डेवलप करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करना ऑप्ट करते हैं, तो आपको चीजों की समझ डेवलप करनी होती है। आप सिर्फ यहाँ पर पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में आगे एक्सेल करने के लिए भी ये पेपर पढ़ रहे हैं। तो यू शुड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। दूसरी चीज कि इसके बाद एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग।
जो भी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करी है इस पेपर को पढ़ने के दौरान, उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करने की एबिलिटी भी आपके पास हो। यानी कि एक बारी आपने समझ लिया, लेकिन समझ लेना काफी नहीं है, जब उस चीज की जरूरत हो तो वो जरूरत के टाइम आप उसे उसी तरह से अप्लाई भी कर सकें। और एप्लीकेशन आपकी कहाँ होगी? प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है वो अंडरस्टैंडिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में काम आए। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना पाने में पूरी तरह से कैपेबल हो पाए, उनको समझ पाने में पूरी तरह से कैपेबल हो पाए और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाए। तो यानी कि प्रोफेशनली हमसे ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड है, ये चीजें एक्सपेक्टेड है कि ये पेपर पढ़ने के बाद हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बच्चों 3 आवर्स का होता है। टोटल 3 आवर्स आर डेडिकेटेड टू दिस पेपर। 100 मार्क्स का ये पेपर है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एट द रेट 20 मार्क्स ईच। यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पेपर में और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और आगे बात करें तो ईच क्वेश्चन विल हैव पार्ट्स, यानी कि 6 क्वेश्चंस में भी आपके सब पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी पार्ट्स हो सकते हैं। और होल सिलेबस विल बी कवर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप अगर ये सोच के जाएं कि कोई टॉपिक हम छोड़ देते हैं, शायद वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई टॉपिक हम पढ़ लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होने वाला है और कंप्लीट सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 6 क्वेश्चंस जिसके अंदर पार्ट्स होंगे और इसमें सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड हियर। एंड जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा, यानी कि यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसे आपको अटेम्प्ट करना ही है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने वो छोड़ा तो आपके 20 मार्क्स वैसे ही लूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि इट मींस आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टू बी डन इन टोटल 5 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट टू स्कोर 100 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चंस इंटू 20 100 मार्क्स हो जाते हैं आपके, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद और आगे की बात करें तो आपका मिनिमम स्कोर यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है। आपको पास होने के लिए बच्चे इस सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स गेन करने हैं। पर यहाँ हम 40 मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारी क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करें और इस क्वेश्चन पेपर को पास करें। बच्चे हमारा टारगेट है 60 मार्क्स कम से कम, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो आपके दूसरे पेपर्स की परफॉर्मेंस को कॉम्पनसेट करा करके आपके एग्रीगेट बनवाने में मदद करेगा। और क्योंकि अकाउंटिंग का पेपर है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करें, आप यहाँ पर अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम इस सब्जेक्ट में कम से कम 60 मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे और 60 मार्क्स से ऊपर हमें अचीव करना है, ताकि ये और सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस को बैलेंस कर दे और ऑब्वियसली हम एक ही अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकाल लें और उसके बाद सीए के मेन कोर्स में हम एडमिशन ले लें। इसके आगे की बात करें तो कंटेंट क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इस कंटेंट को मैंने बेसिकली 2 हिस्सों में बच्चों बांटा है। टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th एंड 12th। केयरफुली देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th एंड 12th। तो यानी कि ये सोच के बिल्कुल भी ना बैठें कि क्लास 12th से रिलेटेड ही सिलेबस आने वाला है। पहली बात, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस यहाँ पर
कवर होने वाला है। इसके अलावा न्यू टॉपिक्स, देयर आर न्यू टॉपिक्स ऑल्सो, कुछ नए टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक वो हैं जो हमने क्लास 11th एंड 12th में पढ़े हैं। पहला टॉपिक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये हमने देखा है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें। देन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें, और बैलेंस शीट के टाइम जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ये सारा बच्चे अब तक का सिलेबस, ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लास 11th में कवर हुए थे। तो क्लास 11th से ये है हमारे पास। देन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्लास 11th में कवर होती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12th में है। देन ऐसे ही NPO क्लास 11th में है। कंपनीज अकाउंटिंग, शेयर्स एंड डिबेंचर्स हमारी क्लास 12th में है। यानी कि ये सारी चीजें आपका 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस जो आपने कहीं ना कहीं 11th और 12th में पढ़ा है, ये आपका आएगा। इसके अलावा जो नए टॉपिक्स हैं उनकी अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS, ये आपके लिए थोड़ी नई चीज है। ऑल्दो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS। देन अगेन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये नया टॉपिक है। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, ये एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक नया चैप्टर है। सिमिलरली एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये आपके कुछ नए टॉपिक्स जो हैं इंक्लूडेड है। तो ये टोटल आपके सिलेबस का कंटेंट है। तो यानी कि आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स वो हैं जो पुराने हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कुछ वो टॉपिक हैं जो बिल्कुल नए हैं, आपको नए सिरे से, नए तरीके से उन्हें पढ़ना है। जो टॉपिक आपने पहले से भी पढ़ रखे हैं उन्हें भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ये वाला कंटेंट है। और बच्चों हम जो स्टार्ट करेंगे, आई वुड स्टार्ट विद द टॉपिक्स दैट यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि वहां से आपका जो बेसिक है एक तो वो रिवाइज भी होगा और थोड़ा पॉलिश भी होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लास 11th और 12th में हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो हमें सीखने के लिए पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है और अप्लाई करने के लिए पढ़ना है। तो ऑब्वियसली मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो बिल्कुल कोर बेसिक्स हैं, और बीच बीच में हम कुछ कुछ नई चीजें भी लेते रहेंगे और बीच बीच में हम पुरानी चीजें भी लेते रहेंगे। लेकिन इनिशियली हम जो है वो अकाउंटिंग साइकिल पूरा कंप्लीट करेंगे जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो कुछ और आगे देखते हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम सब्जेक्ट का ले ही रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम और थोड़ा इसको डिटेल में समझ भी पाएं और अगले चैप्टर्स के लिए हम एक ब्रिज भी क्रिएट कर पाएं। तो सबसे पहली चीज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, आपने बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन रटवाई जाती है और बच्चों ने रटी होती है कि भाई अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, तो बहुत अच्छे से रट रखी होती है। वही डेफिनेशन मैं दोबारा यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और उस चीज को हम समझेंगे भी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक मैनर में, यानी कि एक तरीके से, एक तरीका हमें बताया जाएगा, एक तरीके से मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा, तोला जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, समराइज किया जाएगा और फिर इंटरेस्टेड पार्टीज को हम इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देंगे।
यानी कि एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस के अराइज होने के टाइम से लेकर के उन्हें कम्युनिकेट करने तक का पूरा एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, और यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो इस पूरे जो बुलेट पॉइंट्स में जो जो चीजें दी गई हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग पढ़ने का, अकाउंटिंग को समझने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम मेजर करने में, रिकॉर्ड करने में, क्लासिफाई करने में, समराइज करने में और कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो पाए। तो एक्चुअली क्या है कि इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस, कि जिस तरीके से एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के दौरान वो करता है, बहुत सारे लेन देन करता है। तो उन लेन देनों के लिए नॉर्मली हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उन चीजों को रिकॉर्ड कर सके, वो चीजों को याद रख सके और अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को भी फाइंड आउट कर सके। तो उस टाइम उसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है जो इन चीजों में उसके लिए मदद करे। तो अकाउंटिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो बिजनेसमैन को मदद करेगी उसके बिजनेस के लेन देन को मेजर करके रिकॉर्ड करने में, यानी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में, उसको सॉर्टेड वे में रिकॉर्ड करने में, यानी कि क्लासिफाई करने में, समरी क्रिएट करने में ताकि वो रिजल्ट जान पाए, प्रॉफिट और लॉस उसके बिजनेस से कितना आ रहा है, और कम्युनिकेट टू इंटरेस्टेड पार्टीज, वो कम्युनिकेट कर पाए अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को जिससे उसको आगे फर्दर फ्यूचर बेनिफिट्स हों। इस चीज को हम आगे अगर डिस्कस करें तो इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ये पूरी जो हमने एक सीरीज ऑफ थिंग्स डिस्कस करी, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन कम्युनिकेटिंग, इसको हम पूरे कंप्लीट चीज को अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो यानी कि सबसे पहला जो चीज है उसको हमने बोला आइडेंटिफाइंग। अब हम यहाँ पर रिलेट करते हैं क्योंकि हमने पढ़ भी रखा है पहले। तो आइडेंटिफाइंग में हमने क्या करना है? आइडेंटिफाइंग में वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। यानी कि सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझ में आया है कि जी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है और आगे हमें उसको कम्युनिकेट भी करना है। तो जब आप कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन का ये रूल है कि आप कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो इंटरेस्टेड पार्टी के काम की नहीं है वो कम्युनिकेशन को यूजलेस बना देती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड होंगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो बुक्स में हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जितनी भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं उन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड बेसिकली करते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन ट्रांजैक्शंस को हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो हम उन ट्रांजैक्शंस को फॉर्मली बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाती है जर्नल एंट्रीज एंड सब्सिडरी बुक्स के थ्रू, जो कि आपने 11th क्लास में फॉर श्योर पढ़ी होगी। जर्नल एंट्रीज करना एंड सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और इस तरह की बहुत सारी बुक्स हमने पढ़ी हैं। तो इन सब की मदद से हम फॉर्मली रिकॉर्ड कर पाते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के हिसाब से। तो फाइनेंशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि वी शुड रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस and some transactions are not required to be recorded at all. When we identified that certain number of transactions are required to be recorded, then all those transactions are required to be recorded in these books, first journal and second subsidiary books. तो हम उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को जगह देते हैं अपनी प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग में। देन उसके बाद बात आती है क्लासिफाइंग की। इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम नॉर्मली क्या होता है कि हम टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पर
एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि हम चीजों को सॉर्ट करके रखें, चीजों को अलग अलग करके रखें। तो एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को जब हम एक जगह रख देते हैं और दूसरे नेचर की ट्रांजैक्शंस को दूसरी जगह रख देते हैं और इस तरह से ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग में हम क्लासिफिकेशन करने के लिए लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये भी हमने बना रखे हैं, पहले हमें पता है। देन उसके बाद समराइजिंग, जो भी हमने रिकॉर्ड किया, जो भी क्लासिफाई किया, तो इट नॉर्मली क्या होता है कि ये बहुत बल्क में होता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स का मतलब एक पूरा ग्रंथ, और जब वो पूरा ग्रंथ आपके सामने है तो आप उससे कोई एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, कोई एक रिजल्ट नहीं बता सकते। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक समरी शीट चाहिए जहां पर आप उन ट्रांजैक्शंस को सम अप कर सको कि उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या है, क्योंकि बल्क से हमें कभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। तो सिंपल सी बात है, तो उसके लिए हम यहाँ पर समरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, जो फर्स्ट हैंड समरी है, जहां पर हम अपने लेजर अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन करके उनका बैलेंस लिखते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेकंड समरी, जहां पर अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम जान पाते हैं। तो हम सारी ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं, देन उसके बाद हम इसे कम्युनिकेट करते हैं। Communicating to stakeholders. Stakeholders are those persons who are interested in the information of a business. Like business के owners हो गए कि उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या नहीं। अगर उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो ही वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, अदरवाइज वो उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। सिमिलरली बिजनेस के मैनेजर्स, जिन्हें बिजनेस चलाने के लिए पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी पड़ती हैं, उनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के लिए बिजनेस के इंफॉर्मेशन की जरूरत है। टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो इस तरह से इन सभी स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज को हम एक मैनर में इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करते हैं। देन उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग न केवल यहीं जाकर के खत्म हो जाए कि जी हमने सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग फाइनली एंड होती है वहां पर जहां पर वो हमें टूल्स ऑफ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी प्रोवाइड कराती है, कि लाइक हमें अकाउंटिंग जो कम्युनिकेट की गई है, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट किए गए हैं, उस कम्युनिकेशन को समझना कैसे है, उससे हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेना है, क्या चीजें समझनी है, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, और उसके बाद उसके लिए रेमेडियल एक्शंस कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड कराती है। जहां पर हम रेशियो एनालिसिस और अदर टेक्निक्स लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो मेनली रेशियो एनालिसिस आपने पहले पढ़ रखा है, इसीलिए रेशियो एनालिसिस का नाम यहाँ पर मैंने लिखा, जहां पर ये सब है टूल्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो हमें अकाउंटिंग में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल है जो बेसिकली हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। इसके बाद हम आगे जाएं तो यहाँ पर पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो हम यहां से बच्चों स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाए अपनी बुक्स में। सबसे पहली चीज जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो ये होगा, और उसको हमें कैसे पढ़ना है। पहली चीज, आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, वी नो दिस, एंड दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स एज अंडर। ये प्रोसेस जो है वो सर्टेन थिंग्स पर बेस्ड है, और वो थिंग्स कौन कौन सी हैं, वो चीजें कौन कौन सी हैं जिस पर आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बेस्ड है। उसमें सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जी अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डेवलप किया। जब हमने कोई भी चीज अपने कन्वीनियंस के लिए डेवलप की हो तो हम ये बोल सकते हैं कि मैं उसे कन्वीनियंटली यूज करूंगा, यानी कि जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे यूज करूंगा। अकाउंटिंग इज अ मैन मेड सब्जेक्ट, हमने बनाया है। साइंस की तरह नहीं है, फिजिक्स की तरह नहीं है कि फिजिक्स के जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली और एट ऑल प्लेसेस एप्लीकेबल होते हैं, उसकी तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट को डेवलप किया है अपनी ईज के लिए, तो बहुत सारे लोग उसे एज पर देयर ईज यूज करना चाहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और अकाउंटिंग को डेवलप करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए हमने अकाउंटिंग को यूज करने के कुछ रूल्स डेवलप किए कि जब भी आप अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जब भी आप क्लासिफाई कर रहे होंगे या और भी किसी एक्टिविटी को रन कर रहे होंगे, तो देयर विल बी सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस दैट यू नीड टू follow at all so that uniformity can be maintained, कि एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप की जा सके ताकि अकाउंटिंग भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके, लोगों को समझ आने में दिक्कत ना हो। तो देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जिसके बेसिस पर हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पर हम बहुत सारी और चीजें भी करते हैं। दूसरी चीज अकाउंटिंग टर्म्स एंड ग्लॉसरी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि अकाउंटिंग जो है एक्चुअली मैन मेड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। जब हम रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर आइटम को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग को अकाउंटिंग में हम क्या रेफर करते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स एंड ग्लॉसरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन रिकॉर्ड्स एंड फॉर्मेट्स, उसके बाद रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन रिकॉर्ड्स यानी कि वो रिकॉर्ड बुक्स कौन सी हैं उनके नाम जाने, उनके बारे में पता लगाएं कि वहां पर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं। देन उनके फॉर्मेट्स के साथ अवेयर हूं कि हमें उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है। तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज अकाउंटिंग रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे कि उस तरह से हमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है, और भी देयर आर सर्टेन रूल्स जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो ऑब्वियसली देयर आर 4 थिंग्स दैट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो 4 चीजें हमें पढ़नी है। आगे की क्लासेस में जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस को पढ़ रहे होंगे तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग टर्म्स एंड ग्लॉसरी की बात करेंगे, देन रिकॉर्ड्स और फॉर्मेट की बात करेंगे, और अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करते हुए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सीखेंगे। तो क्योंकि ये चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं तो कुछ कुछ चीजें डिटेल में और कुछ कुछ चीजें टेक्निकली समझाने के बाद हम इसे बहुत जल्दी से कवर अप कर पाने में कैपेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो तब तक के लिए अभी आपसे मैं विदा लेता हूं और उसके बाद फिर हम फिर से मिलेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जहां पर हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।